जी, अस्सलामुअलैकुम। लास्ट टाइम हमने लाइट माइक्रोस्कोप वाला टॉपिक डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और ये माइक्रोस्कोप की सबसे एडवांस फॉर्म है। इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसी माइक्रोस्कोप है कि जिसके अंदर ऑब्जेक्ट और लेंस दोनों को एक वैक्यूम चैम्बर क्रिएट करके उसके अंदर रखा जाता है और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑब्जेक्ट से पास करवाया जाता है। इलेक्ट्रॉन जब गुज़रते हैं या रिफ्लेक्ट होते हैं ऑब्जेक्ट से तो इमेज बनाते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज इस इमेज को बड़ा करते हैं, फोकस करते हैं स्क्रीन या फोटोग्राफिक फ़िल्म के ऊपर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर लाइट माइक्रोस्कोप के मुकाबले में ज़्यादा होती है और मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो एक साथ पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स को आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकती है अगर वो 0.2 नैनोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर मौजूद हों और 1 नैनोमीटर 1 मिलीमीटर का 1,00,000वां हिस्सा है, यानी 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल टू 1/1,00,000 मिलीमीटर। ठीक है जी। और ये 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है लाइट माइक्रोस्कोप से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट्स को 2.5 लाख गुना बड़ा करके दिखा सकती है। ख़ास किस्म के हालात के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंडिविजुअल एटम्स, सेल्स, ऑर्गेनेल्स और डीएनए, प्रोटीन जैसे मॉलिक्यूल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकती है। ठीक है जी। बायोलॉजिस्ट दो मुख्तलिफ़ तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। एक को ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी TEM कहा जाता है और एक को स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी SEM कहा जाता है। TEM में इलेक्ट्रॉन्स यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन स्पेसिमन से, ऑब्जेक्ट से जिसे देखना मकसूद है, ट्रांसमिट किए जाते हैं और इसको सेल की अंदरूनी साख्त और बनावट को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि इसके बरक्स स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन एक मेटल कॉटेड सरफेस से रिफ्लेक्ट होते हैं और इस माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करने का मकसद सेल की सरफेसेस को ऑब्ज़र्व करना है, देखना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक येलो बॉक्स है और येलो बॉक्स में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने सेल के मुताले को और ऑर्गेनेल्स के मुताले को बहुत ज़्यादा बेहतर बना दिया है, लेकिन स्टिल अब भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करके लाइफ प्रोसेसेस का मुताला नहीं कर सकते क्योंकि स्पेसिमन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने के लिए वैक्यूम चैम्बर में रखना ज़रूरी है और हवा निकाल दी जाती है। लाइफ प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए लाजिम है कि हवा की मौजूदगी होनी चाहिए। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे अमेबा की मूवमेंट को लाइट माइक्रोस्कोप में ज़्यादा बेहतर तरीके से देखा जा सकता है क्योंकि वहाँ कोई वैक्यूम चैम्बर नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और इसकी डिटेल है। इसमें इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिफरेंस है। ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन है जो कि 2.5 लाख गुना रेजोल्यूशन है और इसकी मैग्नीफिकेशन है और जो रेजोल्यूशन है वो 0.2 नैनोमीटर है। इनको आपने मेमोराइज़ कर लेना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी, कि सेल थ्योरी कैसे बनी, सेल थ्योरी की तारीख़ क्या है, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बायोलॉजी की हिस्ट्री में कदीम यूनान के लोग वो पहले लोग थे कि जिन्होंने नेचुरल वर्ल्ड को डाटा की फॉर्म में ऑर्गेनाइज़ किया, फहरिस्त मुरतब की, इन रिटन लेकर के आए। एरिस्टोटल ने सबसे पहले ये आइडिया, ये तस्वुर पेश किया कि तमाम पौधे और जानवर आपस में किसी हद तक रिलेटेड हैं, एक दूसरे से कंसर्न्ड हैं, मिलते जुलते हैं। बाद में ये आइडिया इस सवाल की शक्ल इख्तियार कर गया कि क्या तमाम जानदारों में कोई फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है जो एक जैसी है, कॉमन है। माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल से पहले 17वीं सदी में जब माइक्रोस्कोप इस्तेमाल हुई, उससे पहले कोई भी नहीं जानता था कि जानदारों के अंदर कोई ऐसा फंडामेंटल यूनिट है जो कि सेम है, जिसको अब हम जानते हैं वो सेल है। ठीक है जी। सेल को सबसे पहले एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया जिसका नाम रॉबर्ट हुक था और 1665 में उसने सेल को ऑब्ज़र्व किया।
उसने अपनी ख़ुद साख्ता ख़ुद बनाई हुई लाइट माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल किया और कॉर्क का एक थिन स्लाइस लेकर के उसको देखा। कॉर्क क्या है? ये प्लांट का एक पार्ट है, ठीक है जी। उसको कट किया, कट करने के बाद उसके इंतहाई बारीक से पीस को माइक्रोस्कोप में देखा। उसने ये देखा कि माइक्रोस्कोप में इस कॉर्क के स्लाइस में बिल्कुल शहद की मक्खी के छत्ते की तरह से छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स नज़र आते हैं। इन कंपार्टमेंट्स को उसने सेलुलाई का नाम दिया और इसकी ये टर्म, ये इस्तिलाह हम तक पहुँचते पहुँचते सेल में तब्दील हो चुकी है। स्टूडेंट, सबसे पहला सेल जो किसी भी साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया वो एंटोने वेन लेवेनहुक थे, जो कि डेनमार्क के रहने वाले थे। उन्होंने तालाब के पानी का एक कतरा अपनी माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको छोटे छोटे हरकत करते हुए जरासीम, जरसूमे, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स नज़र आए और उनको एनिमल्क्यूलस का नाम दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पर येलो बॉक्स है और उसमें रॉबर्ट हुक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। रॉबर्ट हुक एक केमिस्ट भी थे, मैथमेटिशियन भी थे और फिज़िस्ट भी थे, यानी कीमियादान भी थे, रियाजीदान भी थे और तिब्बइयात यानी फ़िज़िक्स के एक्सपर्ट भी थे। इंजीनियरिंग की काबिल कदर सलाहियतों की बुनियाद पर उन्होंने बहुत सी मैकेनिकल डिवाइसेस को इन्वेंट भी किया और पहले से मौजूद डिवाइसेस में बेहतरी भी लेकर के आए। और चंद एक के नाम यहाँ पर मेंशन है, जैसा कि ग्रेगोरियन टेलीस्कोप और टाइम पीस, ठीक है जी। और इनके देखे हुए कॉर्क सेल्स का जो क्रॉस सेक्शन है जिसमें हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं, वो भी यहाँ पर आपकी बुक में लेबल किया गया है, मेंशन किया गया है। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।